आज हम जानेंगे लुसेंट का लेक्चर नंबर 10। अगर आप लोग 1 से लेकर 9 तक लेक्चर नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिएगा, काफ़ी एक्सप्लेन करवाए हैं। ओके देन, समझते हैं ध्यान से। देखिए, दिल्ली सल्तनत में टोटल 5 राजवंश शासन किया था। ठीक है, कौन कौन किए थे? तो गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। ठीक है, टोटल 5 राजवंश शासन किया था। ये 5 राजवंश में जो है सबसे ज़्यादा जो टाइम पीरियड था वह था किसका? तो तुगलक वंश का। टोटल कितना टाइम पीरियड था? तो 94 साल ये शासन किया था। ओके, तुगलक वंश की अगर बात बोलेंगे, ठीक है, तो इसके संस्थापक जो होते हैं ये होते हैं जीएसटी। कौन होते हैं? जीएसटी। जीएसटी का अर्थ क्या हो गया? गयासुद्दीन तुगलक। और गयासुद्दीन तुगलक का जो शासनकाल होता है वो कितना रहते हैं? तो वह रहते हैं 1320 से 1325। 1320 से 1325 इसका टाइम पीरियड रहता है। ओके, गयासुद्दीन तुगलक का अगर वास्तविक नाम पूछ लिया आपसे तो वो कौन क्या रहते हैं? तो वो रहते हैं गाजी मलिक। गाजी मलिक जो है गयासुद्दीन तुगलक का वास्तविक नाम रहते हैं। ओके, आगे देखते हैं। तो ये क्या करते हैं? ये जो है तुगलकाबाद शहर के स्थापना करते हैं। तुगलकाबाद शहर की स्थापना अगर आपसे पूछ लिया कि दिल्ली सल्तनत में जो है तुगलकाबाद शहर की स्थापना कौन करवाते हैं, तो तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक ही करवाते हैं। ओके, आगे देखते हैं। ये जो है पहला ऐसा सुल्तान होता है जो नहरों का निर्माण करवाता है। ठीक है, तो पहला सुल्तान कौन है जो नहरों का निर्माण करवाया था? तो गयासुद्दीन तुगलक। ओके, याद रखिएगा। ये क्या करते हैं? तो ये टैक्स भी लगाते हैं, लेकिन टैक्स जो लगाते हैं ये भूमि के उत्पादन के आधार पर ये टैक्स लगाते हैं। ओके, याद रखिएगा। अब देखिए, ध्यान से समझिएगा। तुगलक वंश के संस्थापक तो गयासुद्दीन तुगलक होते हैं। तो होता क्या है, एक दिन होता क्या है, इसका सेनापति रहता है। वो सेनापति कौन होते हैं? तो मोहम्मद बिन तुगलक होते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक को ना एक दिन भेजता है कहाँ आक्रमण करने के लिए, कहाँ अभियान करने के लिए? तो तेलंगाना अभियान करने के लिए, जो कि मोहम्मद बिन तुगलक का वास्तविक नाम अगर आपसे पूछेगा तो जौना खां होते हैं। तो जौना खां को तेलंगाना अभियान करने के लिए भेजते हैं कौन? तो गयासुद्दीन तुगलक। तो वहाँ से वो बहुत सारा धन लूट के लाते हैं। ठीक है, बहुत सारा धन लाते हैं। तो गयासुद्दीन तुगलक के मन में चलता है कि हम भी जाके बंगाल वाला एरिया में जाके अभियान करते हैं और यहाँ से टैक्स वसूलते हैं। लेकिन होता क्या है, इसको कुछ नहीं मिलता है, बल्कि बंगाल वाला एरिया जो है यहाँ पे सूखा पड़ा रहता है। ठीक है, तो गयासुद्दीन तुगलक को जो है लगने लगा कि हम ये क्या कर दिए, यहाँ तो ऑलरेडी सूखा पड़ा हुआ है, यहाँ तो मुझे कुछ हासिल होने वाला है नहीं। तो ये क्या करते हैं, ये निजामुद्दीन औलिया को सूचना पहुँचाते हैं, जो कि दिल्ली में ये रहते थे। कहाँ रहते थे? दिल्ली में ये रहते थे, निजामुद्दीन औलिया। तो गयासुद्दीन तुगलक जो है निजामुद्दीन औलिया को सूचना पहुँचाते हैं। क्या बोलते हैं? तो बोलते हैं क्या कि हम जो है आ रहे हैं निजामुद्दीन औलिया जी, आप जो है आपको बहुत धन मिला है ना, लगभग ना इसको निजामुद्दीन औलिया को 5 लाख जो है धन मिला रहता है। किससे? तो खुसरो खां के समय जो है 5 लाख रुपया इसको धन मिला रहता है। ओके, तो जीएसटी जो होते हैं गयासुद्दीन तुगलक इसको सूचना पहुंचाते हैं निजामुद्दीन औलिया को कि हम आ रहे हैं, ठीक है, आपसे हम धन लेंगे, बहुत आपको धन मिला है ना। तो ये जो है क्या करते हैं, इसको बोलते हैं जीएसटी को, मतलब गयासुद्दीन तुगलक को, ठीक है आइए, दिल्ली अभी दूर है। क्या बोला? दिल्ली अभी दूर है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि दिल्ली अभी दूर है ये कौन बोले थे और किसको बोले थे, दोनों क्वेश्चन पूछेगा। दिल्ली अभी दूर है ये किसको बोले थे? तो गयासुद्दीन तुगलक को बोले थे। और कौन बोले थे? तो निजामुद्दीन औलिया बोले थे। ठीक है, तो याद रखिएगा। आप समझिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, आप समझिए ध्यान से। उसके बाद क्या होता है, दिल्ली अभी दूर है ये बोला, समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं शराब दे दिया, जीएसटी को शराब दे दिया गयासुद्दीन तुगलक को निजामुद्दीन औलिया के, ठीक है आइए, दिल्ली अभी दूर है। ठीक है, क्योंकि ये सूफी संत थे कहीं ना कहीं। ठीक है, निजामुद्दीन औलिया। तो जीएसटी का जो सेनापति होता है मोहम्मद बिन तुगलक, उसको बोलता है कि मेरे ठहरने का व्यवस्था किया जाए, क्योंकि दिल्ली के लिए जब निकलते हैं ना, बंगाल से दिल्ली के लिए जब निकलते हैं तो रास्ते में थक उक जाते हैं, तो ठहरने के लिए व्यवस्था करवाते हैं। किसको बोलते हैं व्यवस्था करने के लिए? मोहम्मद बिन तुगलक बोलते हैं व्यवस्था करो ठहरने का। तो मोहम्मद बिन तुगलक क्या करते हैं? ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक क्या करते हैं, ये लकड़ी का महल बनवाते हैं। किसको ठहरने के लिए? जीएसटी को ठहरने के लिए, मतलब गयासुद्दीन तुगलक को ठहरने के लिए। ये क्या होता है, ये महल जाके गिर जाता है, किसके ऊपर? जीएसटी के ऊपर। अब लास्ट में क्या होता है, जीएसटी की मृत्यु हो जाती है। अब मृत्यु कहाँ पे होती है? तो जापना नगर में जो है इसकी मृत्यु हो जाती है। कहाँ पे? जापना नगर में। किसकी मृत्यु? तो गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो जाती है। ओके, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद गद्दी पे कौन बैठेगा? तो गद्दी पे बैठेगा मोहम्मद बिन तुगलक। आप समझिए ध्यान से, तो आपको कनेक्ट होना है अब मोहम्मद बिन तुगलक पे। ओके, समझिए ध्यान से। मोहम्मद बिन तुगलक का अगर बचपन का नाम पूछ लिया तो इसका बचपन का नाम होता है जौना खां। क्या होता है? जौना खां होता है। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, आप समझते ध्यान से। मोहम्मद बिन तुगलक के समय जो है, अगर टाइम पीरियड की अगर बात बोलेंगे तो 1325 से 1351 तक जो है इसका टाइम पीरियड रहता है। ओके, किसका? मोहम्मद बिन तुगलक का। आप समझते ध्यान से। ये जो है दिल्ली सल्तनत में
सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा शासक होते हैं। कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। ओके, और रक्त पिपासु शासक इसे बोले जाते थे, पागल सुल्तान भी इसे बोले जाते थे, और सपनशील, सपना में जो देखता था ना वही चीज लागू कर देता था लोगों पे, ठीक है। तो सपनशील नाम का ये व्यक्ति था। कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। ओके, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, समझते ध्यान से। मोहम्मद बिन तुगलक को पागल किसने कहा? किस इतिहासकार ने मोहम्मद बिन तुगलक को पागल कहा था? क्योंकि प्रजा लोग ना इससे बहुत ज्यादा परेशान रहते थे, ठीक है। कुछ भी टैक्स लगाते थे, कुछ भी मन में हुआ, सपना देखा, कुछ भी लगाता था, तो प्रजा लोग परेशान हो जाते हैं इससे। तो पागल किसने कहा था, किस इतिहासकार ने? तो याद रखिएगा, एल्फेस्टस। कौन कहा था? एल्फेस्टस। एल्फेस्टस ने मोहम्मद बिन तुगलक को पागल कहा था, पागल सुनता नहीं है, ठीक है। कौन कहे थे? तो एल्फेस्टस ने कहे थे। अब विरोधी तत्वों का मिश्रण, ये कौन कहा था? ये कहा था स्मिथ। कौन कहे थे? स्मिथ कहे थे। क्या कहे थे? विरोधी तत्वों का मिश्रण। किसको कहे थे? तो मोहम्मद बिन तुगलक को कहे थे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। पागल बोलेगा तो एल्फेस्टर कहे थे, एल्फेस्टस, और विरोधी तत्वों का मिश्रण बोलेगा तो स्मिथ बोले थे। ओके, आप समझते ध्यान से। इसके दरबार में जो है विदेशी यात्री आते हैं, विदेशी यात्री आते हैं किसके दरबार में? मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में विदेशी यात्री आते हैं, और विदेशी यात्री का नाम क्या रहते हैं? तो इब्न बतूता। इब्न बतूता जो है इसके दरबार में आते हैं, ओके, जो कि मोरक्को का यात्री होता है। ओके, अब इब्न बतूता की एक बुक पूछेगा आपसे, इसके बुक का क्या नाम है? तो रिहला। रिहला जो है इब्न बतूता जो है एक बुक लिखता है, ठीक है, वो बुक का क्या नाम रहते हैं? तो रिहला रहते हैं। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, आप समझते हैं आगे। दिल्ली का जो काजी नियुक्त करता है, मोहम्मद बिन तुगलक जो है दिल्ली का काजी जो नियुक्त करता है, वो किसको करता है? तो वो करता है किसको? तो इब्न बतूता को। इब्न बतूता को जो है दिल्ली का काजी नियुक्त कर देता है। कौन करता है? तो मोहम्मद बिन तुगलक कर देता है। किसको? तो इब्न बतूता को। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। और इसका बुक अगर पूछ ले इब्न बतूता का तो रेहला। ओके, आप समझते हैं ध्यान से। उसके बाद जो है मोहम्मद बिन तुगलक के बाद जो है अगला शासक आते हैं FST, फिरोज शाह तुगलक। ओके, इसे ना दिल्ली सल्तनत का दूसरा अकबर बोला जाता है। ओके, फिरोज शाह तुगलक को, क्योंकि अच्छा अच्छा काम करवाते थे, ये प्रजा के लिए बहुत अच्छा शासक थे। ओके, आप समझिए ध्यान से। तो FST का अगर शासनकाल पूछ लिया, 1351 से 1388 तक जो है FST का शासनकाल रहता है। ओके, अब देखिए ये जो है सबसे ज़्यादा, इसके पास जो है सबसे ज़्यादा दास रहता था, ठीक है। लगभग कितना दास रहते थे? तो 1,80,000 लगभग दास रहते थे। तो सबसे ज़्यादा गुलाम जो है किसके समय था? तो फिरोज शाह तुगलक के समय था, ठीक है, याद रखिएगा। अब समझते ध्यान से। ये जो है दासों की देखभाल के लिए क्या करते थे? तो दीवाने बंदगाम नाम का एक विभाग बनाया, ठीक है, जो दासों का देखभाल किया जाता था। तो दासों का देखरेख के लिए दीवाने बंदगाम ये विभाग बनवाया था। कौन? तो फिरोज शाह तुगलक। तो याद रखिएगा। ओके, उसके बाद जो है मुफ्त अस्पताल बनवाए थे, ठीक है। मुफ्त अस्पताल की देखरेख के लिए जो मरीज उरीज होते थे, जो इलाज उलाज नहीं करवाते हैं, तो उसके लिए मुफ्त अस्पताल बनवाए थे, ठीक है। और उसको जो है देख रेख के लिए क्या करवाए थे? दारुल सफ़ा करवाए थे, ठीक है। अस्पताल में कौन सा मरीज आए, कौन क्या काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो दारुल सफ़ा जो है ये किसके ऊपर लागू होता है? तो मुफ्त अस्पताल के ऊपर लागू होता है दारुल सफ़ा। ये एक विभाग था, ठीक है, याद रखिएगा। आप समझते हैं ध्यान से। उसके बाद जो है पहला सुल्तान ऐसा था जो अपनी आत्मकथा, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि दिल्ली सल्तनत में पहला सुल्तान ऐसे कौन थे जो अपनी आत्मकथा स्वयं लिखे, ठीक है। तो वो कौन थे? तो वो फिरोज शाह तुगलक थे, ठीक है। और फिरोज शाह तुगलक ने अपनी आत्मकथा कौन सा लिखा है? तो वो लिखे हैं फतवात ए फिरोज शाही। फतवात ए फिरोज शाही के लेखक पूछेगा तो फिरोज शाह तुगलक होते हैं। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, आप समझते ध्यान से। उसके बाद क्या करते हैं? फिरोज शाह तुगलक जो है सिंचाई कर लगाते हैं, ठीक है, सिंचाई कर लगाते हैं फिरोज शाह तुगलक। और उपज का 1/10 हिस्सा जो है फिरोज शाह तुगलक के द्वारा वसूला जाता है। ओके देन, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, आगे समझते हैं। फिरोज शाह तुगलक क्या करते हैं? तो अशोक का ना 2 स्तंभ होता है, एक होता है टोपरा में, एक होता है मेरठ में, ठीक है। तो टोपरा और मेरठ के जो स्तंभ होते हैं, जो अभिलेख होते हैं, ठीक है, तो टोपरा और स्तंभ को जो है कहाँ लेके चले आते हैं? तो वो दिल्ली लेके चले आते हैं। दोनों स्तंभ को दिल्ली लेके चले आते हैं। कौन लेके चले आते हैं? तो FST जो है दिल्ली लेके चले आते हैं। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं आगे। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, अच्छे समझ में आ गया होगा। विजयनगर का अर्थ क्या होता है? जीत का शहर। क्या होता है? जीत का शहर होता है, समझिएगा ध्यान से। और राजधानी कहाँ होते हैं? तो राजधानी होते हैं हम्पी, जो कि कर्नाटक वाला एरिया में पड़ता है। और हम्पी किस नदी के किनारे स्थित है? तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है, जो कि कृष्णा की सहायक नदी होते हैं। ओके, समझते हैं ध्यान से। देखिए, विजयनगर के जो संस्थापक होते हैं वो होते हैं हरिहर एवं बुक्का। ओके, हरिहर एवं बुक्का जो है विजयनगर की स्थापना करते हैं। कब? तो 1336 ईस्वी में। ओके, आप समझिए ध्यान से। किसकी प्रेरणा से करते हैं?
इसके गुरु कौन होते हैं हरिहर और बुक्का के? तो वो इसके गुरु होते हैं विद्यारण। इसकी प्रेरणा से जो है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करते हैं। ओके, समझते हैं ध्यान से। इस समय जो दिल्ली में जो शासक होता है वो कौन होते हैं? तो मोहम्मद बिन तुगलक, तुगलक वंश का शासक जो होता है ये मोहम्मद बिन तुगलक जो है दिल्ली में शासन कर रहे होते हैं। इसी के समय जो है ये जो है हरिहर और बुक्का जो है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करते हैं। ओके, समझिएगा ध्यान से। अब देखिए शासन चल रहा होता है मोहम्मद बिन तुगलक का दिल्ली में। ओके, और टाइम पीरियड कितना रहता है मोहम्मद बिन तुगलक का? 1325 से 1351 इसका टाइम पीरियड रहता है। ओके, अब देखिए मोहम्मद बिन तुगलक जब गद्दी पे बैठता है ना, तो इसके समय ना विद्रोह हो जाता है, अपने चचेरा भाई से ही विद्रोह हो जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक, उसका चचेरा भाई का नाम क्या रहता है? तो बहाउद्दीन। दोनों के बीच जो है विद्रोह हो जाता है। क्या होता है? दोनों चचेरा भाई के बीच जो है विद्रोह हो जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक को बोलता है चचेरा भाई बहाउद्दीन, गद्दी पे हम बैठेंगे। बेटी बोलता है गद्दी पे तो हम ही बैठो। ठीक है, इस तरह से दोनों में विवाद हो जाता है। उसके बाद जो मोहम्मद बिन तुगलक जो है क्या करते हैं, इसे मृत्युदंड देने की सजा सुना देते हैं, मृत्युदंड देने का फैसला कर लेते हैं कि तुमको तो हम मार देंगे। ठीक है, उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक जो है बहाउद्दीन गुरसब को दौड़ाता है। तो ये जो है ये भाग के कहाँ चले आते हैं? भाग के चले आते हैं कर्नाटक वाला एरिया में। कर्नाटक वाला एरिया में भाग के चले आते हैं और वहाँ के जो राजा होते हैं वो होते हैं कंपाली। कौन होते हैं? कंपाली, वहाँ के राजा होते हैं। तो बहाउद्दीन गुरसब जो है कंपाली के राजा के पास जो है भाग के चले जाते हैं, वहाँ पर शरण ले लेते हैं। तो कंपाली बोलते हैं ठीक है बहाउद्दीन जी हम आपकी रक्षा करेंगे। ओके, तो आप समझ सकते हैं कि इसका दुश्मन है बहाउद्दीन, मोहम्मद बिन तुगलक का दुश्मन है बहाउद्दीन। अब इसका दोस्त बन गया कंपाली, तो इसका भी तो दुश्मन हो गया मोहम्मद बिन तुगलक का। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, आप समझते ध्यान से। तो मोहम्मद बिन तुगलक और कर्नाटक के राजा कंपाली के बीच जो है युद्ध छिड़ जाता है। ठीक है, कौन सा युद्ध छिड़ जाता है? तो युद्ध छिड़ जाता है, दोनों के बीच युद्ध छिड़ जाता है। टोटल जो है 3 गो युद्ध होता है, जिसमें कि 2 गो युद्ध जो है मोहम्मद बिन तुगलक हार जाते हैं। लेकिन तीसरा देखिए 2 गो युद्ध जो है मोहम्मद बिन तुगलक हार जाते हैं, लेकिन तीसरा युद्ध ये जीत जाते हैं। जब तीसरा युद्ध जब जीत जाते हैं कंपाली के राजा से जब तीसरा युद्ध जीत जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ कंपाली का जो सेनापति होता है उसमें ही सेनापति में शामिल होते हैं हरिहर और बुक्का। ठीक है, उसी के सेनापति में शामिल होते हैं हरिहर और बुक्का। किसके सेनापति में? कंपाली के सेनापति में ये दोनों शामिल होते हैं। ओके, अब समझिए ध्यान से। तो मोहम्मद बिन तुगलक को लगने लगता है कि दोनों सेनापति को ना लेके चलते हैं दिल्ली, तो इसे ना दिल्ली लेके चला जाता है। किसे? हरिहर और बुक्का को दिल्ली लेके चला जाता है और इसे जबरन जो है बोलता है कि ठीक है तुम इस्लाम धर्म स्वीकार करो, नहीं स्वीकार करोगे तो ऐसे मारा जाओगे। ठीक है, लेकिन अगर स्वीकार कर लेते हो तो हम तुम्हें बहुत बड़ा पद से सुशोभित कर देंगे। ओके, तो लास्ट में मजबूरी में क्या करते हैं, ये इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लेते हैं। कौन? तो हरिहर और बुक्का इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लेते हैं। इस्लाम धर्म को जब स्वीकार कर लेते हैं तो उसके बाद जो कुछ दिन ऐसे इस्लाम धर्म में रहते हैं, उसके बाद इसका मुलाकात जो है फिर से पुनः जो है इसके गुरु जो रहते हैं विद्यारण, इसका मुलाकात विद्यारण से होता है। तो पैर उड़ छूते हैं, हरिहर और बुक्का जो है पैर उड़ छूते हैं, बोलते हैं कि खुश रहो, मतलब पैर उड़ छुएंगे, गुरु तो बोलेगा ना ठीक है खुश रहो, क्या हाल है, क्या पूछेंगे हाल चाल ही। तो हरिहर और बुक्का बताते हैं क्या बताएं, हम तो आपको पैर छूने के लायक भी नहीं बचे हैं, इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिए हैं। तो सारा स्टोरी बताया कि हाँ वो जिस कंपाली के राजा के पास रहते थे ना, वो कंपाली के राजा जो है वो हार जाते हैं। तो लास्ट में मोहम्मद बिन तुगलक जो है मुझे दिल्ली ले आते हैं, तो वहाँ इस्लाम धर्म मुझे कबूल करना पड़ा मजबूरी में। सारा स्टोरी सुनाते हैं। उसके बाद जो है विद्यारण, जिसके गुरु होते हैं, विद्यारण के प्रभाव में आके ये फिर से क्या करता है, ये हिंदू धर्म को स्वीकार कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? हिंदू धर्म को स्वीकार कर लेते हैं। ओके, उसके बाद जो है अपने पिता के नाम पे संगम वंश की स्थापना कर देते हैं। और संगम वंश की स्थापना कब करते हैं? तो 1336 में ये संगम वंश की स्थापना कर देते हैं। ओके, और इसका टाइम पीरियड अगर पूछेगा तो 1336 से 1386 तक इसका टाइम पीरियड रहता है। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब समझते हैं आगे। टोटल अगर आप पूछेगा टोटल विजयनगर साम्राज्य में कितने राजवंशों ने शासन किया था, तो याद रखिएगा SSTA, मतलब क्रम अगर पूछ लिया तो संगम वंश, सालुब वंश, तुलुब वंश, अरबिडू वंश। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आप समझते हैं ध्यान से। तो संगम वंश के संस्थापक अगर पूछ लिया आपसे, तो संगम वंश के संस्थापक पूछ लिया तो कौन हो जाएंगे? तो हो जाएंगे हरिहर और बुक्का। संगम वंश के संस्थापक हरिहर और बुक्का हो जाते हैं। लेकिन गद्दी पे जो बैठते हैं ना, वो बैठते हैं हरिहर, जो उसके बड़े भाई होते हैं। ओके, गद्दी पे बैठते हैं। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, समझते हैं ध्यान से, यहाँ समझिएगा। लेकिन संगम वंश के बाद जो वंश आता है उसका क्रम देख लेते हैं पहले। सालुब वंश का टाइम पीरियड अगर पूछ लिया तो 1486 से 1505। फिर आते हैं तुलुब वंश, ये तीसरा
वंश होता है, इसका शासनकाल अगर पूछ लिया तो 1505 से 1565। उसके बाद आते हैं चौथा अरबीडो वंश, इसका टाइम पीरियड पूछ लिया तो 1570 से 1647, 1570 से 1647 होता है, ठीक है। इसके संस्थापक पूछ लिया तो त्रिमूल देवराय होते हैं, त्रिमूल होते हैं, ओके, इसके संस्थापक। उसके बाद वाडियार वंश आते हैं, पांचवा वंश होता है, इसका टाइम पीरियड पूछ लिया तो 1760 से 1799, ओके। यहाँ तक कोई दिक्कत। इसके संस्थापक कौन होते हैं तो यदुरप्पा होते हैं, ओके। अब समझते हैं ध्यान से, एक एक करके वंश को निपटाते हैं। तो पहला वंश कौन था, संगम वंश। संस्थापक की बात बोलेंगे तो संस्थापक जो है हरियर और बुक्का होते हैं, लेकिन गद्दी पे कौन बैठते हैं पहले तो हरियर बैठते हैं, बड़ा भाई, ओके। ये उपाधि जब गद्दी बैठते हैं तो ये उपाधि धारण करते हैं, कौन, हरियर प्रथम। तो उपाधि का नाम पूछेगा आपसे तो महाराजा धीराज की जो उपाधि धारण करते हैं वो करते हैं हरियर प्रथम, ओके। अब देखिए ये राजधानी कहाँ बनाते हैं, ये संगम वंश की राजधानी कहाँ बनाते हैं तो ये बनाते हैं अनेगोंडी। तो पहली राजधानी होते हैं ये अनेगोंडी, याद रखिएगा, जो किसके समय बना होता है तो हरियर प्रथम के समय ये बना होता है, ओके। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। फिर दूसरा शासक आते हैं बुक्का प्रथम, कौन आते हैं, बुक्का प्रथम आते हैं, ओके। ये उपाधि कौन सा धारण करते हैं तो वेद प्रतिष्ठान पद, वेद प्रतिष्ठान पद की उपाधि कौन धारण करते हैं तो बुक्का प्रथम करते हैं। और हरियर प्रथम उपाधि पूछ लिया तो महाराजा धीराज की करते हैं, ओके। हरियर प्रथम जो है राजधानी बनाते हैं अनेगोंडी, और विजयनगर जो राजधानी बनाते हैं ये कौन बनाते हैं तो बुक्का प्रथम बनाते हैं, ठीक है। तो संगम वंश की पहली राजधानी बोलेगा तो अनेगोंडी है, दूसरी राजधानी बोलेगा तो विजयनगर, ओके। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं आगे बुक्का प्रथम के बारे में देखते हैं। देखिए बुक्का प्रथम जो है ये दूत मंडल जो है ये चीन भेजता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा संगम वंश का कौन सा शासक जो है चीन भेजा था अपना दूत, तो क्या बोलेंगे बुक्का प्रथम भेजे थे, ओके। आप समझिए ध्यान से, ये क्या किया था तो मदुरै को जीत के जो है विजयनगर साम्राज्य में मिला लिया था। मदुरै को कौन जीता था तो बुक्का प्रथम जो है जीत के विजयनगर साम्राज्य में अपने साम्राज्य में मिला लिया था, ओके। तीसरा शासक आते हैं हरियर द्वितीय। हरियर द्वितीय क्या करते हैं तो ये श्रीलंका पे आक्रमण करते हैं। श्रीलंका पे आक्रमण करके जो है उसके बाद कौन सी उपाधि से ये अपने आप को सुशोभित करते हैं तो महाराजा धीराज। तो महाराजा धीराज की उपाधि जो है हरियर द्वितीय भी धारण करते हैं, तो याद रखिएगा, ओके। उसके बाद चौथा शासक आते हैं देवरा प्रथम, ठीक है। इसके दरबारी कवि की बात बोलेंगे तो इसके दरबार में जो है श्रीनाथ नाम के एक दरबारी कवि रहते हैं, तो याद रखिएगा। तो श्रीनाथ किसके दरबार में रहते हैं तो देवरा प्रथम के दरबार में रहते हैं, ओके। देवरा प्रथम क्या करते हैं तो यह जो है तुंगभद्रा नदी पर ये बांध बनवाते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि तुंगभद्रा नदी पे बांध जो बनवाते हैं वो संगम वंश के कौन से शासक बनाते हैं तो क्या बोलेंगे देवरा प्रथम बनवाते हैं, ओके। इसके समय जो है विदेशी यात्री आते हैं, वो विदेशी यात्री का नाम क्या रहते हैं तो निकोलो कोंटी। निकोलो कोंटी जो कि इटली का निवासी होता है, इसके समय देवरा प्रथम के समय जो है ये निकोलो कोंटी भारत आए होते हैं, ओके। आप समझते हैं आगे ये क्या करते हैं तो तुर्की सैनिक को जो है अपने सेना में शामिल करता है। तुर्की सैनिक जो होते हैं ये अपने सेना में शामिल करवाते थे, कौन तो देवरा प्रथम। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि कौन संगम वंश का कौन सा शासक ऐसे होते हैं जो तुर्की सैनिक को अपनी सेना में शामिल करवाए थे तो देवरा प्रथम, ओके। और इसके समय जो निकोलो कोंटी विदेशी यात्री भारत आया था, ओके। उसके बाद पांचवा शासक आते हैं देवरा द्वितीय जो कि मोस्ट पावरफुल होता है। तो संगम वंश का सबसे प्रतापी शासक पूछेगा तो देवरा द्वितीय होते हैं, ओके। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। उपाधि कौन सा धारण करते हैं तो प्रौढ़ देवरा जो है देवरा द्वितीय को वही बोले जाते हैं, याद रखिएगा। और गजबेटकर भी देवरा द्वितीय को ही बोले जाते हैं, ओके। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आप समझिए ध्यान से, ये क्या करता है तो मुस्लिम को अपनी सेना में शामिल कराता है। मुस्लिम को अपनी सेना में शामिल कौन कराता है देवरा द्वितीय। और तुर्की को अपनी सेना में शामिल कौन कराता है तो देवरा प्रथम। तुर्की सेना को शामिल करवाता है देवरा प्रथम और मुस्लिम सेना को शामिल करवाता है देवरा द्वितीय, ओके। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। देवरा प्रथम के समय जो है निकोलो कोंटी भारत आया था, और देवरा द्वितीय के समय जो है कौन आता है भारत तो वो आते हैं अब्दुल रज्जाक। कौन आते हैं अब्दुल रज्जाक आते हैं, ठीक है, जो कि फारस का राजदूत होता है। क्या होता है फारस का राजदूत होता है। अब देखिए देवरा द्वितीय और देवरा प्रथम में कभी कभी फंस सकते हैं कि किसके समय जो है निकोलो कोंटी आया था, किसके समय अब्दुल रज्जाक आया था, ठीक है। तो देवरा प्रथम के समय जो निकोलो कोंटी आया था भारत, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। कभी कभी अगर फंस जाएंगे अब्दुल रज्जाक और निकोलो कोंटी में तो एक चीज याद रखेगा, अब्दुल रज्जाक देखिए आधा जो दूगो जो है आधा जो दूगो दो है तो दूगो जो है तो यहाँ देखिए दूगो है ना देवरा द्वितीय है, तो दूगो जो है तो देवरा द्वितीय। इस तरह से आप लॉजिक लगा के आप याद रख सकते हैं कि अब्दुल रज्जाक जो है देवरा द्वितीय के टाइम पीरियड में आया था, ओके। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अगला वंश आता है सालू वंश। सालू वंश के अगर संस्थापक बोलेंगे तो वो कौन होते हैं तो वीर नरसिंह होते हैं। कौन होते हैं वीर नरसिंह होते हैं। और इसका टाइम पीरियड कितना रहता है सालू वंश का 1486 से 1505 तक जो है सालू वंश का टाइम पीरियड रहते हैं, ओके। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। संस्थापक नरसिंह,
ठीक है, सालुक नरसी होते हैं, नरसी सालुक। ओके, उसके बाद अगला शासक कौन आते हैं? तो इमाडी सालुक। अगला शासक कौन आते हैं? तो इमाडी सालुक आते हैं, जो कि इमाडी सालुक के हत्या कौन कर देते हैं? तो तुलुक वंश के संस्थापक वीर नरसी के द्वारा जो है इमाडी सालुक की हत्या कर देते हैं। ओके, तो आप बताइए कि वीर नरसी जो है आप किस वंश की स्थापना करेंगे? तो वह करेंगे तुलुक वंश की। किस वंश की स्थापना करेंगे? तुलुक वंश की स्थापना करेंगे। और इसका टाइम पीरियड पूछ लिया आपसे, तो 1505 से 1565, 1505 से 1565 जो है यह तुलुक वंश का टाइम पीरियड रहता है। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। संस्थापक बोलेंगे तो वीर नरसिंह। ओके, आप समझिए ध्यान से, इसके समय जो है इसके दरबार में कौन आए थे? तो फ्रांसीसी अल्मेडा आए थे। फ्रांसीसी अल्मेडा जो है, जो कि पुर्तगाली गवर्नर थे। तो पुर्तगाली गवर्नर जो है किसके समय आए थे? तो तुलुक वंश के संस्थापक वीर नरसिंह के समय आया था। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आप समझते आगे। अगला शासक आते हैं कृष्णदेव राय। अगला शासक कौन आते हैं? कृष्णदेव राय आते हैं। ओके, कृष्णदेव राय का अगर टाइम पीरियड पूछ लिया आपसे, तो 1509 से 1530 तक, 1509 से 1530 तक जो है कृष्णदेव राय का टाइम पीरियड रहता है। ओके, कृष्णदेव राय जो होते हैं ये कौन होते हैं? तो ये तुलुक वंश का सबसे ज्यादा शक्तिशाली शासक होता है। तुलुक वंश का सबसे ज्यादा शक्तिशाली शासक कृष्णदेव राय, और संगम वंश का सबसे ज्यादा शक्तिशाली शासक तो देवराय द्वितीय। ओके, दोनों याद रखना है। आप समझते ध्यान से। कृष्णदेव राय जो है ये उपाधि कौन सा धारण करते हैं? तो अभिनव भोज की उपाधि धारण करते हैं। आंध्र भोज भी इसी को बोला जाता है। आंध्र पितामह को भी इसी को बोला जाता है। यवन राज स्थापनाचार्य, यवन राज स्थापनाचार्य की उपाधि जो है कृष्णदेव राय ही उपाधि धारण करते हैं। तो कौन कौन उपाधि ये धारण किया था? अभिनव भोज, आंध्र पितामह, यवन राज स्थापनाचार्य, ये सब उपाधि जो थे ये कृष्णदेव राय का ही उपाधि था। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखते हैं आगे। इसके दरबार में जो है बारबोसा, इसके दरबार में जो है बारबोसा डोमिगो पायस, इसके दरबार में बारबोसा डोमिगो पायस पुर्तगाली यात्री इसके दरबार में आया था। तो बारबोसा डोमिंगो पायस जो है, जो कि पुर्तगाली यात्री था, किसके समय आया था? तो वो आए थे कृष्णदेव राय के समय। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। कृष्णदेव राय की रचना पूछ लिया तो अमुक्त माल्यात की रचना करते हैं। अमुक्त माल्यात की रचना कौन करते हैं? तो कृष्णदेव राय करते हैं। लेकिन अमुक्त माल्यात की जो रचना करते हैं ये तेलुगु भाषा में लिखा गया था, अमुक माल्यात। ठीक है, और जामवती अगर पूछेगा तो जामवती जो है ये संस्कृत भाषा में लिखा गया था कृष्णदेव राय के द्वारा। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, कृष्णदेव राय के दरबार में तेनाली राम का एक व्यक्ति रहा करता था, जो कि एक कवि था। इसके दरबार में तेनाली राम रहते थे, तेनाली राम। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि तेनाली राम जो है किसके दरबार में रहते थे? तो कृष्णदेव राय के दरबार में रहते थे। तेनाली राम को जो है दक्षिण भारत का बीरबल कहता था। दक्षिण भारत का बीरबल पूछ लिया आपसे तो तेनाली राम को ही कहा जाता था दक्षिण भारत का बीरबल, जो कि कृष्णदेव राय के दरबार में रहते थे। तेनाली राम का बुक पूछेगा आपसे, तो बुक क्या रहते हैं? तो पांडुरंग महात्मा। पांडुरंग महात्मा जो है ये तेनाली राम का ही बुक रहता है, याद रखिएगा। इसके समय जो है अष्टदिग्गज रहा करते थे, जो कि अष्ट तेलुगु कवि को कहा जाता था अष्टदिग्गज। तो 8 तेलुगु कवि जो है किसके दरबार में रहते थे? तो कृष्णदेव राय के दरबार में रहते थे, जिसे बोला जाता था अष्टदिग्गज। आप समझते ध्यान से। कृष्णदेव राय जो है ये निर्माण करवाते हैं क्या क्या चीज का? तो हजारा देवी मंदिर का, विठल स्वामी मंदिर का ये जो है निर्माण करवाते हैं। और क्या क्या ये प्रयास किया खत्म करने का? तो पहला प्रयास किया सती प्रथा पे रोक, सती प्रथा पे रोक। तो प्रयास क्या क्या किया? तो सती प्रथा पहले रोक लगाने का प्रयास किया, विधवा, फिर विधवा पुनर्विवाह चालू करवाने का ये प्रयास किया। कौन कौन किया प्रयास? तो सती प्रथा पे रोक, विधवा पुनर्विवाह का प्रयास किया। कौन? तो कृष्णदेव राय किए थे। ओके, तो ये इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आप लोग को मेरा कंटेंट अगर अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि आप लोग के लिए ऐसे ही मेहनत करते रहे। और एक बात और है, अगर आप लुसेंट का क्विज करना चाहते हैं तो दिए गए डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगा, वो फॉर्म फिल कर दीजिएगा, आप हमसे जुड़ सकते हैं। ठीक है, मीट ऐप पे क्विज कराया जाता है, अगर आप लोग इच्छुक हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।